तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब हाइड्रोडायनेमिक्स में ही विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी, तो व्हाट इज विस्कोसिटी भी? तो बेसिकली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स इन मोशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, कह सकते हो, फ्लूइड में दोनों आ जाएंगे, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में दोनों आ गए, लिक्विड्स एंड गैसेस। इन मोशन। तो बेसिकली जब लिक्विड मोशन में होता है भी, मान लो जैसे कहीं पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये मान लो कोई सरफेस है और इसके ऊपर ये लिक्विड फ्लो कर रहा है, मान लो। तो अभी जब लिक्विड फ्लो करता है तो जो लिक्विड की लेयर्स होती है, जैसे मान लो ये लेयर्स हैं, एक लेयर ये होगी और एक लेयर ये वाली हो गई। तो ये लेयर आपस में स्लिप करती हैं एक दूसरे के ऊपर, और जब ये स्लिप करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाती हैं अभी। ठीक है। तो व्हेन लिक्विड इज इन मोशन, the layers of the liquid slip over each other. तो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेंगी एंड अप्लाई टेंजेंशियल फोर्स ऑन ईच अदर। और इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से इनकी जो रिलेटिव मोशन है वो फिर अपोज होती है। एंड ड्यू टू दिस their relative motion is opposed. तो इनकी रिलेटिव मोशन अपोज होगी। तो एक तरह से जो जो लेयर्स में आपस में जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, यानी इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स जो डेवलप हुआ, तो उसकी वजह से इनकी रिलेटिव मोशन अपोज हुई। तो फिर ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की, फ्लूइड्स की, ये गैसेस में भी हो सकते हैं और लिक्विड में भी हो सकते हैं। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ a fluid by virtue of which an internal friction force comes into play during the motion of the fluid and which opposes the relative motion of its different layers, so that is known as viscosity. ठीक है जी। So what is viscosity? So viscosity is the property of a fluid फ्लूइड में दोनों आ गए, लिक्विड्स और गैसेस, ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच
an internal frictional force comes into play between different layers of fluid which opposes the relative motion between layers। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है अभी इसको बोलते हैं विस्कोसिटी। और जो अपोजिंग फोर्स होता है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स या विस्कस ड्रैग। एंड दिस अपोजिंग फोर्स is known as viscous force या force of viscosity या फिर इसको विस्कस ड्रैग भी कह सकते हैं। विस्कस ड्रैग और फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है भी। अब इसका जो भी इसका कारण क्या होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी। अभी कॉज ऑफ विस्कोसिटी, तो जो मेन कॉज होता है विस्कोसिटी का, सो दैट इज बेसिकली वैन डर वाल फोर्सेस, यानी जो फोर्सेस ऑफ कोहेशन होते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स में आपस में, तो उसकी वजह से ये विस्कस फोर्स आता है। ठीक है। सो मेन कॉज ऑफ viscosity are van der Waals forces। या फिर जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस between the molecules of liquid itself। So the main cause of viscosity are van der Waals forces। ठीक है भी। देखो लिक्विड्स में तो जो विस्कोसिटी का कॉज है ये वैन डर वाल फोर्सेस या कोहेसिव फोर्स होते हैं, बट गैसेस में क्योंकि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होते हैं तो उनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स नहीं होते उनमें। तो वहां पर जो विस्कोसिटी का कॉज होता है दैट इज कि जो मॉलिक्यूल्स है उनमें आपस में जो कोलिजन होता है अभी, तो ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स their motion is opposed, so the main cause of viscosity in gases is molecular collision। ये तो लिक्विड्स के लिए होता है भी। ठीक है। मॉलिक्यूलर कोलिजन यहाँ पे भी होते हैं, लिक्विड्स में भी होते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से होता है। एंड आल्सो
molecular collisions. For liquids. But for gases, the main cause of viscosity is molecular collisions. तो ये मॉलिक्यूल्स में आपस में जो कोलिजन्स होंगे तो उसकी वजह से उनकी मोशन अपोज होगी एंड दैट इज द कॉज ऑफ विस्कोसिटी. तो इसके बाद अभी विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है अभी. चलो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले कुछ और पॉइंट देख लो जरा. दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ये हमने कर लिया. अब यहां से देखो जरा अभी ये चीज. Due to viscosity, a viscous fluid tends to cling to a solid surface in contact with it. And there is a thin layer of fluid near surface of solid in which the fluid is almost at rest with respect to surface. इसका मतलब क्या है देखो, जब ये लिक्विड फ्लो कर रहा है मान लो यहाँ पे, तो जो लेयर लिक्विड की जस्ट इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस होगी, जो ये लेयर होगी, तो ये जो लेयर होगी यहाँ पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे, so they will tend to cling to this solid surface. जो अट्रैक्शन होगा सॉलिड सरफेस का लिक्विड मॉलिक्यूल के साथ, so these molecules of liquid will tend to stick to the solid surface और इनकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होगी. तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के, ये ऑलमोस्ट ये रेस्ट पे होंगे भी. ठीक है जी. और जो टॉप लेयर होगी इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, एंड एज वी मूव डाउन द वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. और जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे होती है. ठीक है जी. तो जैसे एग्जांपल्स पढ़ लो ये. व्हेन वाटर फ्लोज इन द रिवर, the bottommost layer of water in contact with bottom surface is almost at rest. और जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और बॉटम मोस्ट लेयर की वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है. एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है भी. अगला एग्जांपल है जैसे भी ये, इफ वी स्टर वाटर kept in some beaker, जैसे अगर किसी बीकर में वाटर रखा हो वैसे, या कोई और लिक्विड रखा हो, अगर हम इसको चम्मच से हिलाते हैं ऐसे गोल गोल, तो ये सारा वाटर ऐसे घूमने लगता है. मतलब अगर चम्मच को बीच में रखे इसे घुमाएं हम, लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर होगी विच इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस ऑफ वॉल, तो वो लेयर ऑलमोस्ट रेस्ट पे होगी. सो दैट लेयर विल टेंड टू स्टिक टू द सॉलिड सरफेस. ठीक है भी.
अच्छा, इसके अलावा जैसे हम अगर चम्मच से इसको बीच में से हिलाते हैं, मतलब चम्मच को बीच में रख के हिलाते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो पूरा लिक्विड है वो घूमने लगता है, एंड दैट इज ड्यू टू विस्कोसिटी। क्योंकि हम जो फोर्स लगाते हैं चम्मच से वो सेंटर वाली लेयर पे फोर्स लगाते हैं, फिर सेंटर वाली लेयर अपने अगले लेयर पे फोर्स लगाती है विस्कोसिटी का, जिसकी वजह से फिर वो एडजेसेंट लेयर भी घूमने लगती है, और फिर वो अपने अगले वाली लेयर पे फोर्स लगाती है, एंड सो ऑन। अगर विस्कोसिटी नहीं होती तो फिर ये पूरा वाटर नहीं घूमता भी। तो जहाँ पे हम चम्मच डालेंगे फिर वहीं पे वाटर मूव करेगा, और किसी जगह पे वाटर मूव नहीं करेगा। तो अगर हम मान लो वाटर में नमक घोले या चीनी घोले उसके अंदर, तो विस्कोसिटी की वजह से घुल पाते हैं वो। अगर विस्कोसिटी नहीं होती तो फिर चीनी या नमक को उसमें घोलना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि फिर सारा वाटर मोशन में नहीं आ पाएगा। ठीक है भी। तो विस्कोसिटी हमारी हेल्प भी करती है इस तरीके से। विस्कोसिटी से लॉस भी होता है फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का, बट विस्कोसिटी हमारे लिए हेल्पफुल भी है इन दिस वे। और थर्ड पॉइंट है भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे जैसे जो पंखा जब घूमता है भी, तो घूमने के बावजूद भी पंखे के जो ब्लेड्स हैं कुछ टाइम बाद वो गंदे हो जाते हैं, उन पे डस्ट चिपक जाती है। बल्कि जो पंखा हम नहीं चलाते हैं वो साफ रहता है, और जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो उसका रीजन क्या है भी, कि ब्लेड के कांटेक्ट में जो एयर की लेयर होगी वो ब्लेड के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही होगी, so that will uh, so that will tend to stick to the surface of blade। उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो ऑलमोस्ट रेस्ट पे ही रहेंगे, एंड दे विल नॉट सेपरेट फ्रॉम द ब्लेड्स। तो धीरे धीरे वो डस्ट पार्टिकल्स उसमें इकट्ठे होते जाते हैं, और आफ्टर सम टाइम इट लुक्स डस्टी। ठीक है जी। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो मान लो भी कहीं पे लिक्विड फ्लो कर रहा है, एज इन केस ऑफ रिवर जैसे, और ये बॉटम मोस्ट जो बॉटम है सरफेस का, और ये लिक्विड है मान लो इसके ऊपर। सपोज लिक्विड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। जो टॉप लेयर है लिक्विड की उसकी वेलोसिटी मान लो v नॉट है, और जो बॉटम मोस्ट लेयर होगी इसकी वेलोसिटी 0 होगी। नाउ कंसिडर a layer of liquid at some height z। ये मान लो कोई लेयर है लिक्विड की हाइट z पे, और इसकी वेलोसिटी मान लो कुछ v है। let velocity of this layer is v। और इसके ऊपर जो लेयर है भी इससे हाइट dz ऊपर, ये हाइट मान लो dz है। तो as we go from bottom to the top, velocities of layer goes on increasing। तो z हाइट पे जो लेयर है उसकी वेलोसिटी v है, और इसकी वेलोसिटी मान लो हो जाती है v प्लस dv। तो फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट यानी dv अपॉन dz, तो dv अपॉन dz हो जाएगा भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट।
वेलोसिटी ग्रेडियंट। और मान लो जो इनका एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है दोनों लेयर्स का वो ए के बराबर है सपोज, तो ए इज एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ लेयर्स। मतलब ये लेयर इस तरह से है भी, मतलब 3D में अगर देखें तो लेयर्स इस तरह से है। जैसे एक लेयर ये वाली होगी, और एक लेयर इसके नीचे। तो इनका जो ये एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है ये वाला, तो ये मान लो ए के बराबर है। और जैसे इस लेयर की वेलोसिटी v है और इससे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv। अब क्योंकि इनमें रिलेटिव मोशन है आपस में, इनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, तो ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन इनके बीच में एक विस्कस फोर्स आएगा जो इनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। जो लेयर फास्ट है वो लेयर दूसरी लेयर को भी अपने साथ फास्ट करना चाहेगी, और जो लेयर स्लो है वो दूसरी लेयर को अपने साथ उसको स्लो करना चाहेगी। तो कहने का मतलब है कि जो लेयर्स हैं वो आपस में एक दूसरे की जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करेंगी, तो उसकी वजह से उनमें एक विस्कस फोर्स आएगा। और वो जो विस्कस फोर्स होगा भी, या विस्कस ड्रैग जो भी है, तो दैट viscous force is found to be proportional to the area of contact between the layers, and it is found to be proportional to velocity gradient dv upon dz। तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया अभी कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेयर्स एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट। एंड इफ वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है भी ईटा, and eta is known as coefficient of viscosity। तो eta is known as coefficient of viscosity, ठीक है भी। तो फिर ये फार्मूला बन जाता है भी फोर्स का, eta a dv अपॉन dz। इसके बाद अभी व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ eta, यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगे इसके। तो अभी एसआई सिस्टम में इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये तो आप निकाल लोगे यहाँ से भी, ईटा को एक तरफ करके, जैसे ईटा कितना आएगा यहाँ से एफ डी जेड अपॉन ए डी वी। तो एफ का न्यूटन हो गया, डी जेड एक लेंथ है इसका मीटर हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डी वी वेलोसिटी है तो इसका मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसको पास्कल भी बोलते हैं, तो फिर इसको हम पास्कल सेकंड भी कह सकते हैं, पास्कल सेकंड। या फिर इसको हम डेकापोइस भी बोलते हैं, डेकापोइस। तो इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ ईटा इज डेकापोइस, या फिर न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल सेकंड। और सीजीए सिस्टम में इसकी यूनिट हो जाएगी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
या फिर इसको पॉइस भी कह सकते हैं, पॉइस। एंड 1 डेका पॉइस इज इक्वल टू 10 पॉइस। डेका का मतलब 10 होता है ना भी, जैसे डेका मीटर कितना होता है, 10 मीटर। तो 1 डेका पॉइस इज 10 पॉइस। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है अभी, ये हम पहले कर चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में। इसका ये होता है ml-1 t-1। ठीक है भी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, तो वेरिएशन ऑफ eta with टेम्परेचर। देखो गैसेस के लिए, फॉर गैसेस eta increases with temperature। तो उसका भी कारण क्या है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है, दैट इज ड्यू टू द मोलिकुलर कोलिजन्स। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड फास्ट हो जाती है, और स्पीड फास्ट होने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, तो उनको उनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो इस करके विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है भी। बट फॉर लिक्विड्स एटा डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो गैसेस में तो ईटा बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ने से, बट फॉर लिक्विड्स ईटा डिक्रीजेस with increase in temperature। तो जो कि लिक्विड्स में जो विस्कोसिटी है वो कोहेसिव फोर्सेस के कारण भी होती है अभी। और टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है अभी। ठीक है। इसके बाद अभी प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है, अब एक बार ये जरा इसको रीड कर लो। यहाँ पे मोलिकुलर इंटरचेंज का मतलब है वही कि जो आपस में कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। हाँ जी, पढ़ लिया अभी ये, आगे चलें। और प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है देखो भी। विद इंक्रीज इन प्रेशर eta remains unchanged for gases and it increases
for liquids, but for water it decreases. अच्छा, अभी इसके अलावा जब हम जो इंजन ऑयल है अभी, तो इंजन ऑयल फॉर लुब्रिकेशन हम जो यूज करते हैं, सो दैट शुड हैव लेसर डिपेंडेंस, उसकी जो विस्कोसिटी है, तो विस्कोसिटी ऑफ इंजन ऑयल शुड हैव लेसर डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, क्योंकि इंजन में टेम्परेचर का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो जो इंजन ऑयल है उसकी विस्कोसिटी का वेरिएशन टेम्परेचर के ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है भी। अच्छा, अभी इसके अलावा विस्कोसिटी की वजह से क्या होता है कि जैसे मान लो किसी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो अब तक हम ये पढ़ते आए थे कि लिक्विड की वेलोसिटी अगर v है जैसे, तो पूरे क्रॉस सेक्शन में उसकी वेलोसिटी v के बराबर ही होगी। तो इस तरह का जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो तब होगा व्हेन द लिक्विड इज नॉन विस्कस। जैसे बर्नौली थ्योरम में हमने बोला था कि जो बर्नौली थ्योरम है दैट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल लिक्विड, और आइडियल लिक्विड जो है दैट इज नॉन विस्कस। तो लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा होगा, लेकिन अगर विस्कोसिटी है लिक्विड की तो उस केस में वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसा हो जाएगा। जो सेंटर वाली लेयर होगी उसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम, और जो लेयर से पाइप के सरफेस के कांटेक्ट में होंगी those layers will tend to stick to the surface of pipe and they will be almost at rest। तो फिर इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे हो जाएगा। लाइक दिस, जो सेंटर वाली लेयर है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंड एज वी गो फ्रॉम सेंटर टू द सरफेस तो वेलोसिटी ऑफ द लेयर गो ऑन डिक्रीजिंग। So this is velocity profile when viscosity is also considered। ठीक है, ये जो शेप होती है इस कर्व की, ये पैराबोलिक शेप होती है, इसका डेरिवेशन भी हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। डिफरेंस बिटवीन सॉलिड फ्रिक्शन, तो सॉलिड फ्रिक्शन जो हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। तो इनमें क्या डिफरेंस है और क्या इनमें सिमिलरिटीज हैं भी। तो ये नोट कर लो जरा भी, इनमें सिमिलरिटी क्या होती है और डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो सिमिलरिटी है कि बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस, and both come into play whenever there is relative motion and both oppose relative motion। ये इनमें सिमिलरिटीज हैं और ये डिफरेंस हैं भी। जैसे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है भी, जो वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करते हैं, बट सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट,
वो नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, सॉलिड फ्रिक्शन म्यू इंटू एन होता है भी। तो ये सॉलिड फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ कंटैक्ट। और सेकंड पॉइंट है विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे हमने फोर्स निकाला भी dv अपॉन dz, तो dv है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स। तो रिलेटिव वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो इस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, और कम होगी तो इस फोर्स की वैल्यू कम होगी। जबकि सॉलिड फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। एक बार मोशन अगर स्टार्ट हो जाए तो फ्रिक्शन फिर काइनेटिक आ जाता है, और फिर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद अगर वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है तो सॉलिड फ्रिक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भी। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। इसके बाद भी नेक्स्ट पॉइंट है अब फ्लो रेट थ्रू ए ट्यूब। पॉइजोलिस फार्मूला। तो मान लो भी ये कोई एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है ये। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका ए, रेडियस आर है मान लो इसकी। ऑफ रेडियस आर, and length of this pipe is suppose L, and suppose some liquid is flowing from left to right in this. तो मान लो इसमें कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है अभी। तो when the liquid flows, then due to viscosity, force of viscosity, the motion of liquid will be opposed. तो फिर इसके लेफ्ट एंड पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। मान लो यहाँ प्रेशर P1 है और यहाँ प्रेशर P2 है। तो P1 has to be somewhat greater than P2 so that liquid can flow, liquid may flow. अदरवाइज जो विस्कोसिटी का फोर्स है वो लिक्विड की मोशन को अपोज करेगा। तो फिर उसके अगेंस्ट हमें इस तरफ ज़्यादा प्रेशर रखना पड़ेगा। तो लेट दिस प्रेशर डिफरेंस इज डेल्टा पी, तो डेल्टा पी हो जाएगा P1 माइनस P2। ठीक है भी। तो मतलब जो लिक्विड में आपस में जो फ्रिक्शन होगा वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हमें इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा on the left side in comparison to right side. और मान लो वॉल्यूम फ्लो रेट इसमें v डॉट है, सपोज v डॉट यानी dv अपॉन dt। तो ये है वॉल्यूम फ्लो रेट यानी वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। या वॉल्यूम फ्लो रेट। तो उसका ये फार्मूला होता है भी v डॉट का ये फार्मूला होता है पाई अपॉन 8, ये कांस्टेंट है, इंटू डेल्टा पी इंटू r की पावर 4 अपॉन eta L, where eta is the coefficient of viscosity of this liquid.
और एल इसकी लेंथ है भी, ठीक है। तो इसका ये फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं पॉइजोलिस फार्मूला। इसको आप डायमेंशनल एनालिसिस से ड्राइव कर सकते हो। तो कैसे करोगे भी? तो डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला, तो देखो भी यहाँ पे 4 क्वांटिटीज हैं, प्रेशर, रेडियस, थीटा और एल। तो वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो इन 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। बट डायमेंशनल एनालिसिस में हमें 3 ही इक्वेशन मिलती है, एक m की पावर को इक्वेट करके, एक l की पावर को और एक t की पावर को। तो फिर हमें किन्हीं 2 क्वांटिटीज को कंबाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे डेल्टा p अपॉन l को हम एक ही क्वांटिटी मान लेते हैं, तो डेल्टा p अपॉन l हो जाएगा चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम एक ही क्वांटिटी मान लेते हैं, चेंज इन प्रेशर पर यूनिट लेंथ, या इसको हम प्रेशर ग्रेडियंट भी कह सकते हैं भी, प्रेशर ग्रेडियंट। तो जैसे भी हम करते होते हैं डायमेंशनल एनालिसिस में, लेट v डॉट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p अपॉन l की पावर a, r की पावर b एंड l की पावर, सॉरी l तो आ गया, ईटा की पावर c। मैंने ईटा पहले लिखा, इसको उल्टा लिख लेते हैं, ईटा की पावर b एंड r की पावर c। और k है यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू बाद में लिख देंगे, k इक्वल टू पाई अपॉन 8। अब दोनों तरफ के डायमेंशन लिखो भी। तो k यहाँ पे होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है। अब हमने a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो v डॉट है भी वॉल्यूम फ्लो रेट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन टाइम, यानी l क्यूब t माइनस 1, के डायमेंशनलेस है। और डेल्टा p अपॉन l, तो डेल्टा p प्रेशर होता है भी, इसका डायमेंशन होता है ml माइनस 1 t माइनस 2 अपॉन l है नीचे, तो फिर l की पावर माइनस 2 हो जाएगा। इनटू ईटा की पावर भी, ईटा का डायमेंशन अभी पीछे लिखा था हमने, ml माइनस 1 t माइनस 1, और r एक लेंथ है, इसका l हो जाएगा। तो आगे जरा सॉल्व करना है इसको भी। तो दोनों तरफ से भी ml t की पावर इक्वेट करो। तो m की पावर लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में होगी a प्लस बी, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। l की पावर राइट साइड में है माइनस 2a माइनस बी प्लस सी, और लेफ्ट साइड में l की पावर है 3, और t की पावर इक्वेट करो तो माइनस 2a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1।
तो अब इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हमारे पास ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी और सी की वैल्यू 4, और फिर यहाँ पुट कर देंगे वैल्यूज, और फिर k को लिख देंगे k इक्वल टू π/8 फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k इक्वल टू π/8, और फिर k की वैल्यू a b और c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे इसमें, एंड वी विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है भी, तो समझ आ गई भी सभी को ये। सो दिस इज पॉइजोलिस फॉर्मूला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भी इसमें, इस फार्मूले का देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे फार्मूला आ गया हमारे पास, अगर डेल्टा पी को छोड़ के बाकी सबको नीचे ले आए, यानी इस फार्मूले को ऐसे लिख लें, अगर v डॉट इक्वल टू डेल्टा डेल्टा पी अपॉन आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी भी, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 8 ईटा एल अपॉन पाई इंटू आर की पावर 4, तो भी आर की ये वैल्यू हो जाएगी। तो भी आर को बोलते हैं लिक्विड रेजिस्टेंस, so this R is known as liquid resistance। तो डेल्टा पी यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो गया, और R यहाँ पे लिक्विड रेजिस्टेंस, और V डॉट वॉल्यूम फ्लो रेट। तो जैसे भी ये इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे होता है ना भी करंट इक्वल टू V अपॉन R, आपने पढ़ा होगा भी ये रिलेशन करंट वाले चैप्टर में 10th क्लास में, V इक्वल टू आई आर या I इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पर V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी जगह यहाँ पे आ गया प्रेशर डिफरेंस। इसमें R होता है नीचे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसकी जगह यहाँ पे आ गया R लिक्विड रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, और यहाँ पे I होता है इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पे V डॉट हो जाएगा लिक्विड करंट, यानी लिक्विड फ्लो रेट या लिक्विड करंट। So this relation is similar to this relation I equal to V upon R। ठीक है, तो जैसे भी आप यहाँ करते थे, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, R नेट कितना हो जाता है R1 प्लस R2, और पैरेलल में है तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हो भी, जैसे अगर दो पाइप सीरीज में लगी हुई है, पहली पाइप का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरी का R2 है, देन व्हाट इज ओवरऑल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, और ऐसे पैरेलल में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अब स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ क्या होता है भी, जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड या किसी गैस के अंदर मूव करता है भी, मान लो कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये, it is moving with some velocity in some fluid, इसके चारों तरफ फ्लूइड है कोई,
लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है। तो इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगता है अभी। तो विस्कोसिटी का इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स लगता है। तो वो फोर्स देखो कैसे लगता है। जो लेयर्स यहाँ पे होंगी लिक्विड की in contact with the solid surface. So these layers will tend to stick to the solid surface and move along with the solid surface. ठीक है भी। The layers just in contact with solid surface will tend to move along with the solid surface, along with solid। तो ये लेयर से इसके साथ साथ मूव करना चाहेंगी, जबकि जो थोड़ी दूर की लेयर्स हैं, यहाँ वाली लेयर्स हैं जो, so these layers will tend to remain at rest, whereas far away layers will tend to be at rest। तो इस तरह से एक वेलोसिटी ग्रेडियंट आ जाएगा भी लेयर्स के बीच में, एंड ड्यू टू दिस वेलोसिटी ग्रेडियंट an opposing force will come into play। So a velocity gradient is established which causes viscous drag on the body। तो फिर इस पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगा वेलोसिटी के अपोजिट। ये फोर्स हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट होता है, यानी जिस तरफ भी वेलोसिटी होगी ये फोर्स हमेशा उसके अपोजिट होगा। और इसका जो फार्मूला होता है भी स्फेरिकल बॉडी के लिए, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ फॉर स्फेरिकल बॉडी, इसका फार्मूला होता है भी 6 पाई ईटा आर वी। तो ये फार्मूला होता है इसका भी। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टोक्स लॉ। ठीक है भी। इसका भी डेरिवेशन आप डायमेंशनल एनालिसिस से कर सकते हो कि मान लो जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईटा की पावर ए, आर की पावर बी, वी की पावर सी, और फिर यहाँ पे दोनों तरफ के डायमेंशन लगा के ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 आ जाएगी। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 6 बाई, तो फिर यहाँ से डेरिवेशन आ जाएगा। अभी कर लोगे डेरिवेशन को इसको। अभी नेक्स्ट पॉइंट है अभी टर्मिनल वेलोसिटी। तो व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? तो बेसिकली इट इज a constant velocity, it is a constant velocity attained by a body while moving in some viscous medium।
मान लो जैसे कोई एक लिक्विड, ये कोई लिक्विड है मान लो, जिसकी डेप्थ काफी ज्यादा है लिक्विड की, लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है ये भी। और इसमें हमने कोई एक स्फेरिकल बॉडी ले ली, suppose radius of this body is r, and suppose density of this body is sigma, and density of liquid is rho, and let sigma is greater than rho. मान लो ये बॉडी अभी रेस्ट पे है अभी, तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? एक तो इसका वेट नीचे लग रहा होगा, तो इसका वेट हो जाएगा mg, और मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब। और एक इस पे बॉइंट फोर्स लग रहा होगा भी, और बॉइंट फोर्स की वैल्यू होगी v रो जी। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा भी? सिग्मा रो से बड़ा है अगर, तो वेट ज्यादा होगा या बॉइंट फोर्स ज्यादा होगा? तो सिग्मा अगर रो से बड़ा है तो वेट ज्यादा हो जाएगा भी, तो वेट इज ग्रेटर देन बॉइंट फोर्स। तो फिर क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज्यादा हो गया, तो जैसे हम इसको छोड़ेंगे, सो दिस बॉडी विल स्टार्ट कमिंग डाउन। ठीक है भी, तो ये बॉडी नीचे आना शुरू कर देगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मान लो किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी v हो गई है, और जब ये बॉडी कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगी, तो फिर इस पे विस्कस फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा, जो कि वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जिसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 पाई ईटा आर वी। अभी हमने पीछे इसकी डेरिवेशन करी, तो ये विस्कस फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो विस्कस फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो एज वेलोसिटी इंक्रीजेस, so viscous force also increases। और फिर एक टाइम आएगा भी जब एफ प्लस बी, जो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है, यानी एफ प्लस बी, उसकी वैल्यू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। एट सम टाइम एफ प्लस बी बिकम्स इक्वल टू डब्ल्यू। तो फिर इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, then net force becomes 0। और नेट फोर्स 0 होगा तो क्या होगा भी? हाँ भाई, नेट फोर्स 0 होगा तो क्या बॉडी वहीं पे रुक जाएगी या क्या होगा भी? देखो, फोर्स 0 होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी। तो नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगी यानी उसके बाद वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाएगी। तो उस समय जो वेलोसिटी होगी बॉडी की, उसके बाद फिर वो वेलोसिटी आगे कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, द नेट फोर्स बिकम्स 0
and velocity after this becomes constant और मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी इस टाइम पे कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू हमने निकालनी है क्या होगी। तो फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो भी। तो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 6 पाई ईटा आर वी उस टाइम पे। तो v को हमने लिख लिया वीटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस बी को उधर ले जाओ और w की वैल्यू v सिग्मा जी और b की वैल्यू v रो जी। तो v कॉमन आ जाएगा, v की वैल्यू होगी 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा माइनस रो, जी भी कॉमन आ जाएगा तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे 2 बचेगी पावर। तो यहाँ से भी सॉल्व करके वी टी इतना आ जाएगा 2/9 जी आर स्क्वायर अपॉन ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो। तो ये फार्मूला आ जाएगा। So this is formula for the terminal velocity. अच्छा, अभी इसमें हमने सिग्मा रो से बड़ा लिया था, अगर सिग्मा छोटा होता रो से तब क्या होता भी। सिग्मा अगर रो से कम होगा तो फिर वीटी नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही बॉडी को छोड़ेंगे तो बॉडी पहले ऊपर जाना स्टार्ट करेगी और फिर जो विस्कस फोर्स है वो नीचे लगेगा। तो in that case the terminal velocity will be attained in upward direction। ठीक है। So if sigma is less than rho तो फिर यहाँ से VT नेगेटिव आ जाएगा और VT नेगेटिव का मतलब है कि द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी अटेन्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन। फार्मूला सेम रहेगा, बस अब ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ आ जाएगी। द टर्मिनल वेलोसिटी will be attained in upwards direction। इसका भी कोई एग्जांपल टर्मिनल वेलोसिटी के डेली लाइफ में, कोई एग्जांपल इसके भी। जैसे जब रेन ड्रॉप्स गिरती हैं, भी रेन ड्रॉप्स काफी हाइट से आती हैं और जब वो मतलब क्लाउड से सेपरेट होती हैं रेन ड्रॉप्स तो पहले तो उनकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, लेकिन फिर जो एयर की विस्कोसिटी होती है उसकी वजह से आफ्टर सम टाइम देयर वेलोसिटी बिकम कांस्टेंट। ठीक है। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। दूसरा एग्जांपल जैसे भी मान लो जो एयर बबल्स होते हैं, भी व्हेन वी ओपन अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक तो उसमें जो एयर बबल निकलते हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं। वो ऊपर की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि
जो एयर बबल्स है उनकी डेंसिटी सिग्मा रो से कम होती है। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी और सिग्मा जो बबल के अंदर जो गैस है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे सिग्मा रो से कम हो जाएगा, सो दैट्स व्हाई द बबल्स राइज अप एंड आफ्टर सम टाइम उनकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाती है अभी। सो दे आल्सो अटेन टर्मिनल वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। तो अभी ये था हमारा विस्कोसिटी का। इसमें थ्योरी में थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो हम अगली बार कर लेंगे। अभी कुछ न्यूमेरिकल करते हैं अभी इसके ऊपर हम। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा अभी। A square metal plate of side 10 centimeter rests on layer of castor oil 2 mm thick, whose coefficient of viscosity is 15.5 poise. Calculate the horizontal force required to move the plate with a speed of 3 centimeter per second. तो ये क्या लिख रहा है देखो अभी। जैसे मान लो ये सरफेस है और इसके ऊपर ये ऑयल की एक लेयर है जिसकी थिकनेस है 2 mm। और इसके ऊपर एक ये प्लेट रखी है भी ऐसे। और इस प्लेट की साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हमने स्पीड v इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से चलाना है इसको। तो कितना फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा अभी। तो ये फोर्स का फार्मूला हमने किया अभी ईटा ए डी वी अपॉन डी जेड। तो अप्लाई दिस फार्मूला। तो ईटा अगर हम ये फार्मूला लगाएं सीजीएस सिस्टम में, तो सीजीएस सिस्टम में ईटा हमको दे रखा है 15.5 पॉइंट्स। एरिया भी सीजीएस में दिया हुआ है 100। तो डीवी हो जाएगा भी चेंज इन वेलोसिटी। जैसे यहाँ वेलोसिटी 0 होगी जो लेयर बॉटम मोस्ट सरफेस के कांटेक्ट में होगी, यहाँ की वेलोसिटी 0 होगी और यहाँ की वेलोसिटी जो टॉप लेयर है इसकी वेलोसिटी वही होगी जो प्लेट की वेलोसिटी है। तो फिर डीवी आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस यानी v माइनस 0। तो v के बराबर ही हो जाएगा और v की वैल्यू है 3 और डी जेड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि 2 mm है। तो 2 mm सेंटीमीटर में हो जाएगा 0.2। ठीक है भी। तो यहाँ से देखो अभी क्या रिजल्ट आता है अभी इसको करके। तो ये आ जाएगा अभी। ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा अभी। ठीक है। इसके बाद देखो अभी अगला क्वेश्चन। तो ये भी ऐसे कर लोगे, ये भी ऐसे ही है। स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, तो एरिया आ जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और डी जेड 0.4 सेंटीमीटर और फोर्स आपको दिया हुआ है, स्पीड दी हुई है। तो ये भी सेम तरीके से हो जाएगा। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेना अभी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। Glycerin flows steadily through a horizontal tube of length 1.5 meter and radius 1 centimeter. If amount of glycerin collected per second at one end is this much, तो what is pressure difference? तो इसमें भी वो लग जाएगा पाई जोलिस फार्मूला क्या था, v डॉट इक्वल टू पाई अपॉन 8 डेल्टा पी इंटू आर की पावर 4 अपॉन ईटा एल। हमें यहाँ पे मास फ्लो रेट दिया हुआ है, तो फिर वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा मास फ्लो रेट अपॉन डेंसिटी, और मास फ्लो रेट दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर -3, और डेंसिटी दे रखी है अभी 1.3 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, अभी तो यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट आ जाएगा। डेल्टा पी आपने निकालना है अभी। आर की वैल्यू दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो मीटर में 1/100 आ जाएगी। लेंथ दे रखी है 1.5 और विस्कोसिटी भी दे रखी है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करके डेल्टा पी निकालना है अभी कर लोगे इसको भी? ठीक है, तो इसको आप कर लेना अभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 देखो कैसे करोगे। Two capillary tubes of equal lengths and inner radii R and 2R respectively are joined in series and a liquid flows through it. तो इस तरह से भी दो कैपिलरी ट्यूब्स हैं, दोनों इक्वल लेंथ की हैं, बट रेडियस दोनों की अलग अलग है। मान लो जैसे एक ये वाली ट्यूब है और दूसरी ये वाली ट्यूब है भी। तो दोनों को यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसकी रेडियस आर है और इसकी रेडियस 2R। लेंथ दोनों की सेम है भी, और कुछ लिक्विड फ्लो कर रहा है इनके अंदर। If a pressure difference between the whole system of tubes, यानी जो टोटल प्रेशर डिफरेंस है बिटवीन लेफ्ट एंड राइट एंड ऑफ दिस सिस्टम, तो डेल्टा पी दे रखा है 8.5 नहीं किसी एक में डालूंगा जिसमें सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है भी, तो भी 8.5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर डिफरेंस है। तो फाइंड द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब। मतलब जो डेल्टा पी हमें दिया हुआ है, तो जो डेल्टा पी हमें दिया है ये प्रेशर डिफरेंस, ये मतलब जैसे 0.1, ये 2 और ये 3, तो ये 0.1 और 3 के बीच का दिया हुआ है, यानी ये P1 माइनस P3 है। और हमने बताना प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब, यानी 0.1 और 2 के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, ये हमने बताना है। तो मान लो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P1 अक्रॉस द फर्स्ट कैपिलरी, और इसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P2। तो फिर दोनों का सम हो जाएगा डेल्टा P के बराबर। तो डेल्टा P1
प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू डेल्टा P। ठीक है भी। और ये दोनों कैपिलरी ट्यूब सीरीज में है, तो जैसे भी सीरीज में करंट सेम होता है तो फिर सीरीज में वॉल्यूम फ्लो रेट सेम हो जाएगा। एंड व्हाट इज वॉल्यूम फ्लो रेट? पाई अपॉन 8 डेल्टा P इंटू आर की पावर 4 अपॉन एटा एल, ये फार्मूला होता है भी। तो दोनों का वॉल्यूम फ्लो रेट सेम कर दो। सीरीज में जैसे करंट सेम होता है तो सीरीज में वैसे ही वॉल्यूम फ्लो रेट सेम हो जाएगा। तो फिर जो वॉल्यूम फ्लो रेट होगा फर्स्ट पाइप के फॉर द फर्स्ट कैपिलरी ट्यूब, ये हो जाएगा पाई अपॉन 8 डेल्टा P1, इसका प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P1 इंटू आर की पावर 4 अपॉन एटा एल। और सेकंड के लिए वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाएगा पाई अपॉन 8। अब यहाँ प्रेशर डिफरेंस है डेल्टा P2 और इसकी रेडियस है 2r, तो 2r की पावर 4 अपॉन ईटा एल। तो भी पाई अपॉन 8 कैंसिल हो गया, ईटा एल भी कैंसिल, आर की पावर 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा P1 आएगा 16 डेल्टा P2। हमने डेल्टा P1 की वैल्यू बतानी है अभी। तो यहाँ से डेल्टा P2 कितना आएगा अभी? ये आएगा डेल्टा P1 अपॉन 16 और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो क्या आएगा इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 की वैल्यू रख दो डेल्टा P1 अपॉन 16 इक्वल टू डेल्टा P, और डेल्टा P की वैल्यू है 8.5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो यहाँ से सॉल्व करके डेल्टा P1 आ जाएगा भी 8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भी 8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है भी। इसके बाद भी क्वेश्चन नंबर 13, ये तो सीधा वो लग जाएगा स्टोक्स लॉ वाला फार्मूला, F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी। यहाँ पे n का मतलब है नैनो न्यूटन। ठीक है भी, 10 की पावर -9। 14th में वो लग जाएगा भी फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी जो हमने ड्राइव किया था। कर लोगे इसको भी, सिंपल फार्मूला ये भी। तो 14 तक आप कर सकते हो इसके। 15 16 की थ्योरी अभी हमने करी नहीं है। मतलब इसके बाद के जो क्वेश्चन है 15 16 17 18, तो इसकी थ्योरी अभी हमने करी नहीं है अभी। तो सब्जेक्टिव में आप कर सकते हो अप टू 14 और ऑब्जेक्टिव के भी आप स्टार्ट कर सकते हो अभी क्वेश्चन करना। 16 17 18 19 ये सारे आप कर सकते हो अभी। आप ऑब्जेक्टिव के तो सारे कर सकते हो अभी आप, 1 से लेकर 35 तक सारे कर सकते हो। और सब्जेक्टिव के वो 4 क्वेश्चन छोड़ देना अभी। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से भी ट्राई कर सकते हो अभी क्वेश्चन। अब ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो ये वाले भी कर लेना अभी। अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट हो गए हैं। ये क्वेश्चन तो पहले हो गया था, ये वाला भी हो गया था।
ये वाला भी हो गया था अभी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गई है अभी, ठीक है।